बीबीसी दुनिया में आज देखिए युद्ध स्तर पर प्रयास, लेकिन क्या मिलेगा कोरोना वायरस का इलाज? ब्रिटेन में कोविड-19 का इलाज तलाशने के लिए सबसे बड़ी रिसर्च। 170 अस्पतालों के 8,000 मरीज शोध में शामिल। जून तक आ सकते हैं शुरुआती नतीजे। कवर स्टोरी में बताएंगे कि ये स्टडी कैसे जगा रही है उम्मीद, लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दर घटी, लेकिन अब भी 11 दिनों में दोगुने हो रहे हैं मामले। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ किया मंथन, निवेश बढ़ाने पर चर्चा। दक्षिण कोरिया को वायरस से जंग में अहम कामयाबी। 2 महीने में पहली बार नहीं मिला नया केस, लेकिन अमेरिका की फिक्र बरकरार, मरने वालों की संख्या 61,000 के पार। कोरोना वायरस से मंदी के फेर में यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने किया आगाह। तेजी से सिकुड़ रही है अर्थव्यवस्था। फ्रांस की जीडीपी में भी भारी गिरावट। He was and is a legend. अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन। शोक में डूबे सहयोगी, फैंस और करीबियों के मौजूदगी में अंतिम संस्कार। 2 साल से कैंसर से जूझ रहे थे ऋषि कपूर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि कब मिलेगा इसका इलाज। कई देश ट्रीटमेंट खोजने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन में भी एक ऐसी कोशिश जारी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च बताया जा रहा है। कवर स्टोरी पर चर्चा के पहले भारत में कोरोना संक्रमण का ताजा हाल। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर संक्रमण के 1,718 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक संक्रमण के 33,610 केस मिले हैं। इस बीमारी से 1,075 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से 32 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 2,28,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जो इलाज में कारगर साबित हो। लेकिन ब्रिटेन में डॉक्टर और शोधकर्ता इलाज तलाशने की अनूठी कोशिशों में लगे हैं। वो मरीज पर कुछ दूसरी बीमारियों की दवाएं आजमा रहे हैं और उनका असर इस वायरस पर देखने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को सबसे बड़ी रिसर्च के रूप में देखा भी जा रहा है। बीबीसी के मेडिकल संवाददाता फर्गस वॉल्स की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इलाज ढूंढने में जुटे अस्पतालों के वार्ड का नजारा कुछ अलग ही है। कैम्ब्रिज के एडनब्रुक अस्पताल के स्टाफ को इस खतरनाक वायरस से बचना होगा। 89 साल के पीटर जैसे मरीजों को ऑक्सीजन का ही सहारा है। अभी तक यही मददगार साबित हुई है। मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये बहुत बुरा है। तीसरे दिन मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। मरीजों और उनके परिवार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। आपको कभी ऐसा लगा कि ये आपकी जान लेने वाला है? हाँ, मेरी उम्र के लोग तो यही कहेंगे। पीटर उस ट्रायल का हिस्सा है जिसके तहत विशेषज्ञ दूसरी बीमारियों की 5 दवाओं के कोरोना वायरस पर असर का विश्लेषण कर रहे हैं। जब तक नतीजे नहीं आते, डॉक्टरों के पास विकल्प सीमित ही हैं। दुनिया में कहीं भी वायरस के इलाज की कोई कारगर दवा नहीं है। ऐसे में इतने सारे मरीजों को बुरी तरह बीमार होते देखना काफी मुश्किल है। इसका मतलब है कि हमें इस दिशा में रिसर्च करने की जरूरत है ताकि हम समझ पाएं कि वायरस के खिलाफ क्या काम कर सकता है और क्या नहीं। HIV और मलेरिया की दवाओं का इस्तेमाल करके ये देखा जा रहा है कि वो वायरस का संक्रमण रोक पाती हैं या नहीं। कुछ मरीजों को सूजन कम करने की दवा दी जा रही है, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकती है।
60 साल के जेफ को कैंसर था। अब वो बीते 6 हफ्तों से कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मेरी 2 बार कीमोथेरेपी हुई, 2 बार मैंने कैंसर को मात दी। दूसरी बार तो पिछले साल के आखिर में ही था और अब ये हो गया। वो 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए राजी हैं। अस्पताल में आने का क्या फायदा? आपको तरह तरह की दवाएं दी जाती हैं और आपको नहीं पता कि वो कितनी कारगर होंगी। ये शायद मेरी मदद ना कर पाएं, पर मेरे बाद आने वालों को शायद ठीक कर पाएं। इन ट्रायल्स के शुरुआती नतीजे जून तक आने की उम्मीद है। It'll be here at the Big Data Institute. 1 महीने में ऑक्सफोर्ड के इस डेटा इंस्टीट्यूट में ट्रायल के नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा। ब्रिटेन के करीब 170 अस्पतालों से 8,000 मरीजों ने इस शोध में हिस्सा लिया है, जिसे कोविड-19 के इलाज में दुनिया का सबसे बड़ा शोध माना जा रहा है। World into COVID-19 treatments. At the peak, we were enrolling 400. स्वाइन फ्लू के तजुर्बे से सीख ली गई है। उस समय इलाज के लिए जो प्रयोग हुए थे, उनका सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया था। साल 2009 की महामारी से हमें सीखने को मिला। उस समय हजारों मरीजों को बिना क्लिनिकल ट्रायल के दवाएं दी गई थीं, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं कि कोविड-19 पर क्या असर करता है और ये जानने के लिए ट्रायल्स बेहद जरूरी हैं। टीके की उम्मीद फिलहाल मत रखिए, पर अगर कोई उपचार आंशिक रूप से भी असरदार साबित हुआ तो वो हजारों की जान बचा सकता है और दूसरी बेहतर दवाओं का रास्ता भी खोल सकता है। कोरोना संक्रमण से उबर चुके इंसान को क्या दोबारा संक्रमण हो सकता है, या फिर एक बार संक्रमित होने के बाद शरीर में हमेशा के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाती है? जवाब दे रही है ये रिपोर्ट। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर इंसान के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र की प्रतिक्रिया क्या होती है। इसका पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अहम सवाल ये है कि वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो जाने के बाद क्या आप दोबारा इसकी चपेट में आ सकते हैं? प्रतिरोधक क्षमता काम कैसे करती है? कोरोना वायरस की सतह पर नुकीली संरचनाएं होती हैं जिनकी मदद से ये हमारी कोशिकाओं से चिपकता है। चिपकने के बाद इसे कोशिकाओं के अंदर जाकर उसे संक्रमित करने में सफलता मिल जाती है। फिर इस वायरस से लड़ने के लिए शरीर एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी बनाता है। ये एंटीबॉडीज वायरस की सतह की नुकीली संरचनाओं को ढक देती हैं। इससे वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता और नष्ट हो जाता है। मगर ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं ताकि आगे फिर कभी ये वायरस आए तो तुरंत उसे बेअसर किया जा सके। एक शोध में पता चला है कि जो बंदर एक बार वायरस से संक्रमित हो गए, दोबारा उन्हें कुछ नहीं हुआ। इंसानों में ये होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। शुरुआती आंकड़े दिखाते हैं कि एंटीबॉडीज तो बनती हैं, मगर ये कारगर हैं या नहीं, इसके लिए गहरा अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये असरदार तभी होंगी जब इनकी संख्या ज्यादा होगी और लंबे समय तक टिकी रहेंगी। एंटीबॉडीज बनाना पहला कदम है, मगर वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि इम्यूनिटी कब तक बनी रहती है। क्योंकि कोरोना वायरस नया है, इसलिए वैज्ञानिक इससे मिलते जुलते वायरसों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैं आपको पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। वायरस से संक्रमित होने पर 2, 3 या 4 साल में एंटीबॉडीज तो बनेंगी, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वायरस की दूसरी वेव आने तक इनसे सुरक्षा मिलती रहेगी या नहीं। कोरोना वायरस लोगों को कई तरह से प्रभावित कर रहा है, मगर क्या संक्रमण की गंभीरता इम्यूनिटी पर भी असर डालती है? कुछ कोरोना संक्रमित लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें आईसीयू में रखना पड़ता है, जबकि बाकियों में बहुत हल्के या फिर कोई लक्षण नहीं होते। वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं वो आमतौर पर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाते हैं। जो लोग कम बीमार होते हैं वे बहुत कम। इसका मतलब है कि जिन लोगों को हल्का संक्रमण होता है उनकी इम्यूनिटी भी जल्दी चली जाती है। हो सकता है कि दोबारा वायरस लौटने पे वे सुरक्षित ना हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को लेकर उन्हें जल्द जवाब तलाशने होंगे। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। ब्रेक के बाद देखिए किसानों की मेहनत पर लॉकडाउन के कारण कैसे फिर रहा है पानी, और कुछ किसानों के लिए तकनीक और सोशल मीडिया कैसे बने मददगार। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। भारत में जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और मजदूरों को हुआ है। किसानों ने फसल तो बम्पर उगा ली, लेकिन अब उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्या है चुनौतियां, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता निखिल इनामदार। महाराष्ट्र के अंगूर किसान नारायण जाधव के लिए इस बार की फसल काफी बुरी रही। भारत में जारी लॉकडाउन ने उनके उत्पाद की मांग पूरी तरह खत्म कर दी है। मैंने खेती के लिए बैंक से लोन लिया था। 1 एकड़ में 4 लाख की लागत लगी। इस हिसाब से इन अंगूरों का दाम लगभग 40 रुपए किलो होना चाहिए, पर मुझे इसके 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। उनके खेतों में हजारों किलो अंगूर यूं ही सड़ रहा है, जिसे बाद में फेंक देना पड़ेगा। यहाँ से 1,500 किलोमीटर दूर पंजाब में आजकल फसलों की कटाई का मौसम है। पंजाब में 1 करोड़ 80 लाख टन गेहूं की बम्पर फसल तैयार है। राज्य सरकार ने इसे खरीदने का प्लान भी बनाया है, लेकिन फसल की कटाई करने वाले मजदूर और उसे मंडी तक पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर अपने गांव जा चुके हैं। मजदूर कोरोना वायरस से बहुत डर गए थे, इसलिए अपने गांव चले गए। जो थोड़े बहुत लोग यहाँ रह गए हैं, उनसे काम नहीं चल सकता। भारत के कुछ ही किसानों के पास अनाज के भंडारण की व्यवस्था है, और जिस तरह भारत में लॉकडाउन के हालात हैं, उससे कृषि पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँच रहा है। किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी समय है, क्योंकि वो फसल कटाई से जुड़े कामों से 3-4 महीने के लिए पैसे कमा लेते हैं। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द एक दूसरे राहत पैकेज का ऐलान करे, जिसका फायदा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वर्कर्स तक पहुंचे। खेतीबाड़ी के काम को अनिवार्य सेवा के अंतर्गत रखे जाने के बावजूद लॉकडाउन की वजह से फसलों की कटाई और बुआई की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। भारत की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है। राहत ये है कि भारत के पास अनाज का बड़ा भंडार है, जो इस मुश्किल वक्त से निकालने में मदद करेगा। निखिल इनामदार, बीबीसी न्यूज़, मुंबई। तो वहीं मुश्किल वक्त में कुछ लोग किसानों की परेशानी कम करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के सहारे किसानों की मदद की जा रही है। कोशिश ये है कि ग्राहक सीधे किसानों से फसल खरीद सके। बीबीसी संवाददाता वंदना की ये खास रिपोर्ट। ये साल का वो मौसम है जब लोक गीतों के बीच किसान अपनी फसल काटते हैं। उनके साल भर की मेहनत, अनाज, फल फूल इस बार भी भरपूर हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच खरीदने वाले कम हैं। कोई किसान अपने फल सब्जी सस्ते में बेचने को मजबूर है, तो कोई सड़क पर फेंक रहा है। खीरा सब रो फिर चलो गांव वाले खाइए खीरा और सब सड़ियो हमने जुतवाए देखे। लेकिन इस हताशा के बीच लोग तकनीक और सोशल मीडिया के जरिए किसानों की मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका से लौटे और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके रुचित गर्ग ने तो लॉकडाउन में फंसे किसानों के लिए विशेष ट्विटर हैंडल ही शुरू कर दिया है। ये टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही है, ताकि किसान स्थानीय भाषा में कंप्यूटर से बात कर सकें। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी फसल बेचना चाहता हूँ। क्या हम इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? किसान जो है हमें सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो समझने के बाद कंज्यूमर्स जो ग्राहक हैं उनके सामने हम उसको सोशल मीडिया में रख रहे हैं। थोक मात्रा में लोग इकट्ठे होके किसानों से सीधे खरीद रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे डालने पर जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं उनको भी और तेजी से जानकारी मिल रही है। रेलवे के अधिकारी जो हैं वो स्पेशल बोगी और ट्रेन चलाने को तैयार हैं हमारे साथ, कि भाई अगर किसान हैं तो उसका सामान खराब नहीं जाना चाहिए। कई किसानों को खरीदार भी मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई ग्रुप को देखा जो एग्री फूड को लेके सेलिंग और परचेसिंग करते हैं। मैंने कॉल किया, उनसे कांटेक्ट किया। 102 दिन में मेरे पास 4 से 5 खरीदारों के फोन आने लगे। हालांकि कई जगह मंडियां खुल गई हैं, पर हर किसान वहां नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए किसानों की मदद की कोशिश छोटी जरूर है, पर वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वंदना, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ऋषि कपूर को अंतिम विदाई और उन्हें कैसे याद कर रहे हैं फैंस। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। ऋषि कपूर बॉलीवुड के सदाबहार लवर बॉय अब यादों में ही साथ होंगे। उन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर को कल तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो बीते 2 सालों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। मुंबई के चंदनवाड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऋषि कपूर के चले जाने से उनके परिवार, साथी कलाकार और फैंस गमगीन हैं। सरहद पार पाकिस्तान में भी लोगों ने इस बेमिसाल अभिनेता को याद किया। ऋषि कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस लफ्जों में डालना बहुत मुश्किल है। ये भी रिश्ता है कि उनको आपका ख्याल भी है, वो आपको सिखा भी रहे हैं और आप उनसे सीख भी रहे हैं, बट यू आर सो इंस्पायर्ड एंड इन ऑ ऑफ देम कि आप बड़ी मुश्किल से जुर्रत करते हैं उनसे बात करने की। मेरे चाइल्डहुड के हंसते मुस्कुराते, एवर चार्मिंग, वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत ही खूबसूरत हीरो, चॉकलेटी हीरो कहलाए जाते थे वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका सेकंड एरा था जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स रोल करना शुरू किए, वो बहुत ही कमाल थे। मुझे लगता है कि शायद वो उसके बाद ही निखर के सामने आए हैं। What can I say when you say Rishi Kapoor? A smiling face, a romantic hero, a colorful collection of sweaters, and happy-go-lucky type of personality. Twitter account advising Pakistan, and very genuinely, when you see his tweets and everything, you don't see a propaganda there. You see someone giving his very, very personal opinion. Though my parents had attended Rishi Kapoor's wedding in Mumbai, but I only came to know, personally met him when he came to film Henna in Pakistan in the early 90s. He was and is a legend. चाहे वो रोमांटिक मूवीज़ थी, चाहे वो उनकी कॉमेडी मूवीज़ थी, चाहे वो उनकी एक्शन मूवीज़ थी, हर कैरेक्टर को उन्होंने जस्टिफाई करके प्ले किया है और वो खुद भी एक बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट किस्म के इंसान थे। यादें बाकी हैं। और भारत की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का भी आज कोलकाता में निधन हो गया। वो 82 साल के थे। कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे ट्वीट कर बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए इतना ही।